हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 75 इयर्स हो चुका है इंडिया के आज़ादी के। हम 75 इयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे हम नाम दे रहे हैं। तो इसी से कनेक्ट करते हुए हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंडिया यूके रिलेशनशिप, यानी कि इंग्लैंड और इंडिया का जो रिलेशनशिप है। आपको पता है हिस्टोरिकली हम कितने साल तक उनके अंदर रहे एज अ कॉलोनी, लेकिन हम आज आज़ाद हैं और आज का जो ये रिलेशनशिप है इसको हम समझते हैं। इंडिया यूके का जो कनेक्शन है ये आप हिस्टोरिकली तो समझ ही सकते हो। साथ में अभी अगर देखो तो हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, उसमें भी हम यूके का असर देखते हैं। और यूके जो इंग्लैंड का जो पूरा सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस, उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पार्लियामेंट, हमारे वे ऑफ गवर्नेंस, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी पे भी दिखता है। इंडिया और यूके जो हैं वो कॉमनवेल्थ में भी जुड़े हुए हैं और डायस्पोरा के भी थ्रू जुड़े हुए हैं। आपको पता है ऋषि सुनाक के बारे में आप सुन ही रहे होंगे कि वो कैसे बोरिस जॉनसन के बाद जो रेस है, ठीक है, टू बीइंग द पीएम, उसमें है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। डायस्पोरा तो इंडिया का यूएसए में भी आपको दिखता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज ए लॉबी। अगर यूके के बारे में बात करें तो जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो है $15 बिलियन, ठीक है, और ये ट्रेड सरप्लस है इंडिया के। और साथ में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। और इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके जाते हैं पढ़ाई करने, और ये यूके के लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी है। यूके जो है लार्जेस्ट मार्केट है यूरोप में फॉर इंडियन आईटी सर्विस। देखिए आईटी सेक्टर जो है इंडिया का और फार्मेसी सेक्टर जो है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एट अ ग्लोबल लेवल। यही सेम जो ये दोनों सेक्टर है, इन्हीं का हमें इसी की तरह इन्हीं से सीख के बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा बाकी सेक्टर है जैसे टेक्सटाइल हो गया या गारमेंट्स हो गया, ये लेबर इंटेंसिव है, लेकिन ये अभी उतना ग्लोबली रेजिलिएंट नहीं हो पाए हैं। हमारा जो सप्लाई है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। अगर बायलैटरल एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखें बिटवीन इंडिया और यूके, तो आपको पहला है डिफेंस। डिफेंस में हम इन्वॉल्व हैं, हम जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं जैसे कोंकण शक्ति जिसे हम नाम कहते हैं। साथ में डिफेंस एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया और यूके डीपली इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूके रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम हो। साथ में जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, देखिए हर देश आज चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप हाल ही में देखते होंगे कि कितनी सारी चेंजेस आई, आप खुद फील करते होंगे इन क्लाइमेट, ठीक है। तो इसलिए इंडिया यूके जो ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है, जिसमें कि बात होती है इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट। साथ में कल्चरल लिंकेज तो है ही, क्योंकि हम एक तो हिस्टोरिकली देखते हैं, और साथ में जो हमारा नेहरू सेंटर है इन यूके जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करता है। और साथ में 2017 यहाँ तक कि इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर भी उसे बनाया गया था। जो इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन इंग्लैंड। ये मतलब एक अगर माइनॉरिटी देखो, एथनिक माइनॉरिटी, तो उसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन इंडिया डायस्पोरा का है। और ये सिर्फ एज अ नंबर ही स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, कि जो कि है आपका 6%। अगर इशूज़ देखें क्या क्या है इंडिया यूके रिलेशनशिप में, तो एक जो जो हमारे हिस्टोरिकली हम उनके अंदर रहे, जो एक कॉलोनियल लेगेसी है, वो कहीं ना कहीं एक गुस्सा और रिजेंटमेंट इंडियंस के माइंड में लाती है कि इतने सालों तक हम उनके कंट्रोल में थे, उन्होंने हमें रूल किया। दूसरा है कि जिस तरह से अगर आप कॉलोनियली हिस्टोरिकली देखो, तो जिस तरह से इंडिया का डिवीज़न हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इंडियंस के दिमाग में गुस्सा लाता है। दूसरा है कि ब्रिटिश का जो इंटरवेंशन है, मतलब रह रह के, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या फार्मर एजिटेशन हो, तो वहाँ पे वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ यूके से कई सारी आवाज़ें आती हैं अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट या अगेंस्ट इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और ये इंडिया कहीं ना कहीं
जो उसके इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरवेंशन समझता है। उसी तरह तीसरा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता है यहाँ पे गवर्नेंस कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, जिसमें एफडीआई हिंडर है, कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, लेबर लॉज का इशू है। तो इसके कारण जो वहाँ की जो बिजनेसेस हैं वो उतना स्ट्रांगली इंडिया में नहीं वर्कआउट कर पाती हैं। चौथा है कि जो यूके का इमिग्रेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जो इंडियन चाहते हैं यूके मूव करना उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, ये भी इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद चाइना या पाकिस्तान से जो उसका क्लोजनेस है और ये कहीं ना कहीं इंडिया के भी अगेंस्ट चला जाता है, तो ये इंडिया कभी पसंद नहीं करेगा। उसी तरह डिएगो गार्सिया का इशू है। देखिए ये जो है यूके और मॉरिशस के बीच का इशू था कि डिएगो गार्सिया किसके कंट्रोल में रहेगा, और इंडिया जो हमेशा से कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रहा है उसने मॉरिशस को सपोर्ट किया कि ये मॉरिशस को बिलोंग करता है और ब्रिटेन का इसके ऊपर कोई राइट नहीं है। इसके कारण भी दोनों के बीच में एक तरह से अपोजिट वॉइस निकला। उसके बाद अगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस यूके में देखा गया, जैसे कि ब्रेक्सिट डील हो गया, मतलब जिस यूरोप का पार्ट था, और मतलब कि अगर आप देखो तो यूके कुछ सालों तक यूरोप का पार्ट रहा, लेकिन वहाँ पे रेफरेंडम किया गया और उसके बाद यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। तो ईयू से जब बाहर निकला तो उसके बाद उसको जो अपना इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमी जो है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी या यूके की बढ़ गई, और इसलिए अब यूके चाहता है कि इंडिया से और ज़्यादा इन्वॉल्व होना, क्योंकि जब तक ईयू के अंदर था तो विद इन ईयू अम्ब्रेला ही वो इंडिया से इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन अब वो निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो वो अब और ज़्यादा चाहता है कि इंडिया के साथ इन्वॉल्व हो, और वो ज़रूरी भी है यूके के डेवलपमेंट के लिए। अगर क्योंकि इंडिया के पास एडवांटेज है सर्विस सेक्टर में, जैसे कि आईटी हो गया, आरएनडी, फिनेंशियल सर्विस, और इससे इंडिया को भी एक नया मार्केट मिलेगा। देखिए यूरोपियन यूनियन का जब पार्ट था यूके, तो इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया था, लेकिन अब जब यूके बाहर आ गया तो अपना जो ट्रेड है इंडिया और ज़्यादा बढ़ा सकता है इन यूके, और साथ में ट्रेड डील दोनों की तरफ से ऑपरेशनल इश्यूज जो भी हैं वो जरूरी है कि हम दोनों उसको सॉल्व करें और ज़्यादा ईज़ लाएँ विद इन बिजनेसेस। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या रजिस्ट्रेशंस हैं या लॉज हैं उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें। साथ में challenges to Indian companies headquartered in UK और EU due to restriction on the movement of professionals। तो ये सारे आपके ब्रेक्सिट रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हैं। रोड अहेड में वही होगा कि हमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है, देखिए पहला तो हम दोनों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हम दोनों हिस्टोरिकली कनेक्टेड हैं। जो उनका मैटर ऑफ गवर्नेंस है और हमारा, वो कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी दिखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लेके जो वहाँ का जो पूरा पार्लियामेंट है उसका आपको इमेज इंडिया में भी दिखेगा। उसी तरह जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे यूएन, G20, WTO, WHO, IMF। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उसमें दोनों देश सामने साथ साथ आ सकते हैं। उसी तरह माइग्रेशन और मोबिलिटी को और ज़्यादा ईज़ करने की ज़रूरत है। जो इंडिया यूके FTA है उसको और ज़्यादा नेगोशिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और साथ में हम जो न्यू एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया या नए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन ही हो गया या सस्टेनेबल ग्रीन फिनांस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे ऐसे डोमेन हैं जहाँ पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ब्रेक्सिट के बाद हमें एक नया चांस मिला है कि और ज़्यादा हम अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करें यूके के साथ और आगे बढ़ें। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो टॉपिक है समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।